हमारे पॉडकास्ट पे स्वागत है। आज हम लीसा फेल्डमैन बैरेट की बुक हाउ इमोशंस आर मेड पर बात कर रहे हैं। और ऑनेस्टली इस डीप डाइव का मिशन ना एकदम क्लियर है। इमोशंस के बारे में अब तक जो कुछ भी पता था उसको आज दिमाग से पूरी तरह निकालना पड़ेगा, सब कुछ भूलना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये एक ऐसी रिसर्च है जो इंसानी दिमाग और साइकोलॉजी के बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन को ही हिलाकर रख देती है। I mean, सोचिए कि हमारा दिमाग एक मशीन है और इमोशंस उसके अंदर पहले से फिट किए गए छोटे छोटे स्विचेस हैं। गुस्सा आया तो एंगर वाला स्विच ऑन हो गया, दुख हुआ तो सैडनेस वाला स्विच प्लेस हो गया। हम बचपन से यही तो सोचते आए हैं कि इमोशंस बिल्कुल हार्डवायर्ड होते हैं, एकदम ऑटोमेटिक। राइट। सोसाइटी ने हमें यही मानना सिखाया है कि दिमाग के अंदर ऐसे कोई फिक्स्ड स्विचेस होते हैं, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। और इस पैराडॉक्स की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल इंसिडेंट से, 2012 की सैंडी हुक ट्रेजेडी, जब कनेटिकट के गवर्नर डैनियल मलॉय ने टेलीविजन पर अपनी स्टेट ऑफ द स्टेट स्पीच दी थी। हाँ, वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। एकदम ध्यान से सुनने वाली बात है। उनकी आवाज शुरू में बिल्कुल स्ट्रांग थी, कॉन्फिडेंट थी, पर जब उन्होंने प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स बोला तो उनके गले में एक छोटी सी रुकावट आई, आवाज थोड़ी सी कांपी, और वहां मौजूद हर इंसान को, हर न्यूज एंकर को तुरंत समझ आ गया कि वो अंदर से कितने दुखी हैं। सही बात है। ये देखकर तो यही लगता है ना कि दुख एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आई मीन, इमोशंस हार्ड वायर्ड होते हैं, जैसे अंदर कोई स्विच ऑन कर दिया हो और बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लगती है। बिल्कुल। सुनने में ये एकदम लॉजिकल लगता है। ऑथर कहते हैं कि यही हमारा 2000 साल पुराना क्लासिकल व्यू है। मतलब प्लेटो से लेकर डार्विन तक और यहाँ तक कि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी, सबने यही सोचा कि इमोशंस के कुछ फिक्स्ड सर्किट्स होते हैं। फिक्स्ड सर्किट्स, लाइक हर इमोशन का अपना एक अलग वायर। हाँ, जैसे ब्रेन में एक फिक्स्ड सैडनेस सर्किट है। जैसे ही बाहर कुछ बुरा हुआ, वो सर्किट ट्रिगर हुआ और उसने एक स्पेसिफिक फिजिकल रिस्पॉन्स दे दिया, जैसे रोना या आवाज का कांपना या ब्लड प्रेशर का गिरना। ओह, अच्छा। इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया के हर इंसान के हर इमोशन का एक फिक्स्ड फिजिकल फिंगरप्रिंट होता है, जिसे कोई भी पहचान सकता है। जैसे क्राइम सीन पर चोर का फिंगरप्रिंट होता है ना, वैसा ही दुख या गुस्से का बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट। वेट, व्हाट? एक सेकंड, पर स्माइल करना या गुस्से में आईब्राउज नीचे करना तो पूरी दुनिया में सेम है ना? हम हर रोज इमोजीज यूज करते हैं। मतलब यही तो। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वही एक स्माइल होती है और वही एक सैड फेस होता है। खुशी में लोग मुस्कुराते हैं और गुस्से में आंखें बड़ी कर लेते हैं। ये तो कंप्लीटली यूनिवर्सल हुआ ना? मतलब यही तो सबसे बड़ा मिथ है जिसे इस बुक ने तोड़ा है। यहाँ पर एक बहुत फेमस स्टडी का जिक्र आता है, जिसे बेसिक इमोशन मेथड कहते हैं। 1960s में पॉल एकमन और उनके कोलीग्स पापुआ न्यू गिनी गए थे। ओह, वो रिमोट ट्राइब वाली स्टडी। हाँ, एग्जैक्टली। ये रिसर्च की दुनिया में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहाँ एक रिमोट ट्राइब है, फोरे पीपल, जिनका बाहरी दुनिया से यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से या टीवी मूवीज किसी से भी कोई खास कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इमोशन सच में बायोलॉजिकली हार्ड वायर्ड हैं, तो इन ट्राइबल लोगों के इमोशंस भी बिल्कुल अमेरिकन जैसे ही होने चाहिए। मेक सेंस। तो उन्होंने टेस्ट कैसे किया? उन्होंने वहां लोगों को वेस्टर्न फेसेस की फोटोज दिखाई, जिसमें लोग अलग अलग एक्सप्रेशंस बना रहे थे। कोई गुस्सा दिखा रहा था, कोई खुशी या दुख। और हैरानी की बात यह थी कि उन ट्राइबल लोगों ने भी इमोशंस को मैच कर लिया। ओह वाओ। उन्होंने सही से पहचान लिया कि कौन सी फोटो में गुस्सा आया और कौन सी में दुख। तो उस वक्त सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने एक झटके में मान लिया कि हाँ, एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होते हैं। डार्विन सही था और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस बायोलॉजी की देन है। तो फिर तो ये प्रूफ हो गया ना कि क्लासिकल व्यू सही है। अगर दुनिया के उस पार एक रिमोट गांव का इंसान भी एक फोटो देखकर समझ रहा है कि इंसान दुखी है, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? ये तो सॉलिड एविडेंस है। प्रॉब्लम तब आई जब साइंटिस्ट ने चीजों को और डीपली मेजर करना शुरू किया। सिर्फ फोटोज देखकर कैटेगराइज करना एक अलग चीज है, लेकिन एक्चुअल बायोलॉजिकल फिंगरप्रिंट्स ढूंढना बिल्कुल अलग। राइट। थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा। बाद में जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो उन्होंने एक बहुत ऑब्जेक्टिव और प्रिसाइज टेक्निक यूज की, जिसे फेशियल ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहते हैं। उन्होंने लोगों के चेहरे की मसल्स, हमारे चेहरे में करीब 42 स्मॉल मसल्स होती हैं जो एक्सप्रेशंस बनाती हैं। 42 मसल्स? सिर्फ चेहरे में? हाँ, उनके सरफेस पर छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगाए,
इन इलेक्ट्रोड्स का काम था मसल्स के मूवमेंट से पहले आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, उन्हें मापना। ओहो, तो मतलब वो माइक्रो मूवमेंट्स को ट्रैक कर रहे थे जो शायद आंखों से दिखते भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली। क्लासिकल व्यू के हिसाब से जब भी किसी को गुस्सा आएगा तो वो 42 मसल सेम तरीके से मूव करनी चाहिए। सबका एंगर फिंगरप्रिंट एक जैसा होना चाहिए। पर जब उन्होंने सालों का डेटा एनालाइज किया ना, तो उन्हें कोई एक जैसा पैटर्न नहीं मिला। वेट, रियली? जीरो कंसिस्टेंसी? जीरो कंसिस्टेंसी, ट्रेमेंडस वैरायटी मिली। लोग गुस्से में बिना स्काउल किए, बिना आईब्रोज सिकोड़े, बिल्कुल नॉर्मल चेहरे के साथ भी रह सकते हैं। यहां तक कि जब छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्हें किसी खिलौने से डराया गया या उनके हाथ पकड़े गए गुस्सा दिलाने के लिए। ओ बेचारे बच्चे। हाँ, तो उन मासूम बच्चों ने भी किसी एक इमोशन के लिए एक जैसा चेहरा नहीं बनाया। मतलब यूनिवर्सल फिंगरप्रिंट्स जैसा कुछ था ही नहीं। एक बच्चा गुस्से में रो रहा था तो दूसरा गुस्से में बिल्कुल शांत होकर घूर रहा था। बेसिकली ये तो वैसा ही हो गया ना जैसे ट्रैफिक जैम में फंसा हर इंसान अलग तरीके से अपना गुस्सा निकालता है। सही पकड़ा, बिल्कुल। I mean, एक इंसान गुस्से में जोर से हॉर्न बजाता है और चिल्लाता है, कोई दूसरा बिल्कुल शांत बैठकर सामने घूरता रहता है और अंदर ही अंदर उबल रहा होता है, और कोई तीसरा स्टीयरिंग व्हील पे हाथ फटकता है। सबको गुस्सा आ रहा है पर किसी का भी फिजिकल रिएक्शन मैच नहीं कर रहा। हाँ यार, ये बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। वेरिएशन ही असली सच्चाई है। कोई एक सेट पैटर्न तो है ही नहीं गुस्से का। एक इमोशन कैटेगरी जैसे गुस्सा, उसके अंदर इतने अलग अलग फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं कि उस इमोशन का कोई एक फिंगरप्रिंट हो ही नहीं सकता। क्रेजी। कभी गुस्से में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो कभी नॉर्मल रहता है, कभी सांसें तेज हो जाती हैं तो कभी एकदम स्लो। ओके, समझ गई कि इमोशन के फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट पे आते हैं। इन सब बातों से आम जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, रिसर्च और साइंस के लिए ये फैसिनेटिंग होगा कि चेहरे की 42 मसल्स एक जैसा बिहेव नहीं करती, बट रियल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट है? अगर गुस्से का यूनिवर्सल चेहरा नहीं है तो इससे किसी का क्या नुकसान हो सकता है? मतलब इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा और सीरियस है कि सोसाइटी का पूरा सिस्टम उस पर डिपेंड करता है। चलो डायरेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। TSA, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले। हाँ, उन्होंने अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया था, स्पॉट प्रोग्राम, स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर्स बाय ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। इसमें उनके हजारों एजेंट्स को लोगों के चेहरे, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़कर पोटेंशियल टेररिस्ट या क्रिमिनल्स को पहचानने की इंटेंसिव ट्रेनिंग दी गई थी। उनका बेसिक अजम्पशन यही 2000 साल पुराना क्लासिकल व्यू था कि इंसान की अंदरूनी फीलिंग्स, उनका डर या उनकी डिसेप्शन उनके चेहरे पर दिखी जाती है। ओ, तो उन्होंने सोचा कि एयरपोर्ट पे लाइन में खड़े लोगों के एक्सप्रेशंस पढ़कर वो खतरा पहचान लेंगे। जैसे अगर किसी ने अपना माथा थोड़ा सिकोड़ा या होठ चबाए तो वो पक्का कुछ छुपा रहा है। हाँ, एजेंट्स को सिखाया गया था कि फियर या डिसेप्शन का एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है। और पता है इस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या निकला? ये कंप्लीटली और मिजरेबली फेल हो गया। नो वे। और इस चक्कर में टैक्स पेयर्स के करीब $900 मिलियन बर्बाद हो गए। वेट, व्हाट? $900 मिलियन? सिर्फ एक गलत साइंटिफिक अजम्पशन के चक्कर में? पर ये फेल कैसे हुआ? थोड़ा एक्सप्लेन करो। फेल इसलिए हुआ क्योंकि कोई यूनिवर्सल एक्सप्रेशन होता ही नहीं है जिसे पढ़कर किसी के दिमाग का हाल जाना जा सके। सोचो, एक बिल्कुल मासूम ट्रैवलर लंबी फ्लाइट से थका हुआ है, उसको जेट लैग है और वो अपना बोर्डिंग पास ढूंढने की कोशिश कर रहा है। टेंशन में उसका माथा सिकुड़ जाता है। राइट, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। स्पॉट प्रोग्राम के एजेंट्स उसे डिसेप्शन या फियर का साइन समझकर उसे इंटरोगेशन के लिए रोक लेते हैं। ये फॉल्स पॉजिटिव का एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। ओह, दैट साउंड्स लाइक अ नाइटमेयर। वही दूसरी तरफ एक एक्चुअल थ्रेट, एक रियल क्रिमिनल बिल्कुल रिलैक्स होकर स्माइल करता हुआ सिक्योरिटी से निकल जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर फियर का कोई सो कॉल्ड यूनिवर्सल साइन नहीं था। उन्होंने साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल ही गलत अप्लाई किया था। बाप रे, ये तो लिटरली एक सिस्टम फेलियर है। लेकिन इससे भी ज्यादा डेंजरस सिनेरियो और कहाँ हो सकता है? इससे भी ज्यादा डेंजरस चीज रोज हॉस्पिटल्स में, मेडिकल फील्ड में होती है। मान लीजिए कोई औरत किसी डॉक्टर के क्लिनिक में आती है और उसे चेस्ट में अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है और थोड़ी सांस फूल रही है। ये सीधे सीधे हार्ट अटैक के अर्ली सिम्टम्स होते हैं। हाँ, टिपिकल सिम्टम्स हैं ये तो। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि सोसाइटी और मेडिकल ट्रेनिंग में ये क्लासिकल बिलीफ गहराई तक घुसा हुआ है कि औरतें इनहेरेंटली ज्यादा इमोशनल होती हैं और उनका पैनिक रिस्पॉन्स ज्यादा एक्टिव होता है।
तो कई बार डॉक्टर्स और नर्सेज उनके इन सीरियस सिम्टम्स को एंजाइटी या पैनिक अटैक समझकर गलत इलाज करते हैं। नो वे। अच्छा, उन्हें लगता है कि ये तो बस इमोशंस है। मतलब एक एक्चुअल फिजिकल हार्ट फेलियर को इमोशन का लेबल दे देते हैं। बिल्कुल। वही अगर कोई आदमी आए उन्हीं सिम्टम्स के साथ, तो क्लासिकल बिलीफ कहता है कि आदमी इतने इमोशनल नहीं होते, तो उसे तुरंत हार्ट डिजीज का ट्रीटमेंट मिलता है। That is so messed up. इस छोटी सी लेकिन फेटल साइंटिफिक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से साल दर साल हजारों औरतों की जान चली जाती है। उन्हें टाइम पर कार्डियक केयर मिलती ही नहीं है। ये तो लिटरली लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। साइंस और सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। बट वेट, एक और बड़ा सवाल दिमाग में आ रहा है। हाँ, पूछो। अगर बॉडी और चेहरे पे कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, तो ब्रेन में तो होगा ना। अमिगडाला ही तो डर यानी फियर का बायोलॉजिकल सेंटर होता है। ये तो सबने बेसिक बायोलॉजी में पढ़ा है कि अमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो डर पैदा करता है। अगर वहां डेंजर का सिग्नल जाए तो डर लगता है। मतलब यहाँ पर आकर कहानी और भी ज्यादा माइंड बेंडिंग और सरप्राइजिंग हो जाती है। न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बहुत ही फेमस केस स्टडी है जिसे पेशेंट SM के नाम से जाना जाता है। पेशेंट SM? इनके साथ क्या हुआ था? इन्हें एक बहुत रेयर जेनेटिक बीमारी थी जिसे अर्बक-व्हीथे डिजीज कहते हैं। इस बीमारी की वजह से उनके ब्रेन का एमिगडाला पूरी तरह से कैल्सिफाई होकर डैमेज हो चुका था। जब साइंटिस्ट को उनके बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है क्लासिकल व्यू को टेस्ट करने की। ओह वाओ। अगर अमिगडाला नहीं है तो उन्हें डर नहीं लगना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। अगर स्विच ही निकाल दिया तो लाइट कैसे जलेगी? तो साइंटिस्ट ने उन्हें टेस्ट करना शुरू किया। वो SM को हॉन्टेड हाउसेज में ले गए जहां अचानक से मॉन्स्टर्स निकल कर आते थे। वहां SM बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि वो मॉन्स्टर्स को पोक करने लगी, उनसे मजे लेने लगी। हाँ, सच में। हाँ, उन्हें सांप और मकड़ियों के पास ले जाया गया। उन्हें द मोस्ट टेरिफाइंग हॉरर मूवीज दिखाई गई। पर SM के अंदर 1% भी डर नहीं दिखा। उन्हें किसी चीज से खौफ नहीं आया। देखा, तो इसका मतलब क्लासिकल व्यू सच है। एमिगडाला ही फियर सेंटर है ना। एमिगडाला डैमेज हुआ तो डर पूरी तरह से खत्म। रुको जरा, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिर एक दिन साइंटिस्ट ने टेस्ट चेंज करने का फैसला किया। अब क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया जहां पेशेंट SM को एक स्पेशल मास्क पहनाया गया जिसमें हवा के साथ थोड़ी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स थी। जैसे ही उन्होंने सांस ली, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हुआ और उन्हें सांस लेने में हल्की सी दिक्कत महसूस हुई। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? SM पूरी तरह से पैनिक हो गई। उन्हें जिंदगी में पहली बार बहुत भयानक डर लगा। उन्होंने मास्क नोच कर निकाल दिया और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, जबकि उनका एमिगडाला तो था ही नहीं। वेट, व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर डर सिर्फ अमिगडाला में रहता है तो वो भयानक पैनिक और डर अचानक कहां से आया? मतलब इस एक एक्सपेरिमेंट ने न्यूरोसाइंस के सालों पुराने कंसेंसस को तोड़ दिया कि डर किसी एक ब्रेन रीजन का मोहताज है। अगर डर की स्पेसिफिक फैक्ट्री यानी अमिगडाला उड़ चुका था तो वो पैनिक कहाँ बन रहा था? किसी और हिस्से ने डर पैदा कर दिया? और सुनो, कहानी में एक और ट्विस्ट है। AM और BG नाम की 2 जुड़वा बहनें हैं, ट्विन सिस्टर्स। अच्छा। दोनों के ब्रेन में एग्जैक्टली सेम जेनेटिक कंडीशन थी। दोनों का अमिगडाला फेल था, बिल्कुल पेशेंट SM की तरह। लेकिन जब उन दोनों को सेम कार्बन डाइऑक्साइड वाला टेस्ट दिया गया तो एक बहन को वैसा ही भयानक पैनिक अटैक आया और दूसरी को बिल्कुल डर नहीं जगा। व्हाट? सेम DNA होने के बाद भी? सेम DNA, सेम एग्जैक्ट ब्रेन डैमेज, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट इमोशनल रिस्पॉन्स। यार ये थोड़ा मुश्किल है, इजी करके बताओ। अगर एक स्पेसिफिक जगह से एक स्पेसिफिक ब्रेन पार्ट से इमोशन नहीं आता और 2 सेम लोगों में सेम डैमेज अलग रिएक्शन दे रहा है तो इमोशन बन कहां से रहे? ये तो पूरा लॉजिक ही उल्टा हो गया ना। साइंस में इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को डीजेनरेसी कहते हैं। DEGENERACY। डीजेनरेसी। हाँ, मतलब ये एक मैनी टू वन प्रिंसिपल है। हमारा दिमाग एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और हाईली एडेप्टेबल सिस्टम है। एक ही मेंटल स्टेट या इमोशन को क्रिएट करने के लिए ब्रेन अलग-अलग न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशंस यूज कर सकता है। ओह, लाइक मल्टीपल राउट्स टू द सेम डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली। अगर रास्ता A ब्लॉक है या डैमेज हो गया है तो दिमाग रास्ता B और C को मिलाकर वही सेम इमोशन पैदा कर देगा। दिमाग किसी एक पार्ट पे डिपेंड नहीं करता। लेट मी थिंक। मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हम इसको एक क्रिकेट मैच से कंपेयर कर सकते हैं? क्रिकेट मैच? कैसे? जैसे एक मैच जीतने के लिए कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला
या एक फिक्स्ड प्लेयर तो नहीं होता ना। कभी स्पिनर्स आके मैच जिता देते हैं अगर पिच स्पिन फ्रेंडली हो, कभी मैच फास्ट बॉलर्स अपनी यॉर्कर से निकाल लेते हैं, हाँ सही जा रही हो। और कभी बॉलर फ्लॉप हो जाए तो आखिरी ओवर में बैट्समैन छक्का मारकर मैच जिता देता है। टीम वही है, रिजल्ट वही है, विक्ट्री। लेकिन हर बार जीतने का कॉम्बिनेशन और तरीका बिल्कुल अलग होता है। क्या ब्रेन भी ऐसा ही है? क्या बात है, बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। जैसे क्रिकेट में अलग अलग प्लेयर्स और कॉम्बिनेशंस एक ही रिजल्ट दे सकते हैं, वैसे ही दिमाग में न्यूरॉन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग नेटवर्क्स एक ही इमोशन जैसे एंगर या फियर क्रिएट कर सकते हैं। वाओ, ओके। कोई एक स्पेसिफिक सैडनेस न्यूरॉन या फियर सर्किट हमारे दिमाग में एक फिक्स्ड जगह पर बैठा हुआ नहीं है, वो डायनामिक है। तो अगर अंदर कोई स्विच नहीं है जिसे प्रेस करते ही इमोशन निकल आए, तो ये इमोशन प्रैक्टिकली आते कहाँ से हैं? उन्हें ट्रिगर कौन करता है? राइटर ने एक कमाल की बात कही है। उन्होंने समझाया कि इमोशंस अंदर से ट्रिगर होते ही नहीं है। वेट, ट्रिगर नहीं होते तो फिर? हमारा ब्रेन उन्हें कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्ट करता है, यानी बनाता है। और इस एक्चुअल प्रोसेस को समझने के लिए बुक में मिस्ट्री ब्लॉब्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया है। मिस्ट्री ब्लॉब्स? ये क्या है? बुक के एक पेज पर एक ड्राइंग है जिसमें सिर्फ काले धब्बे यानी रैंडम ब्लैक स्प्लॉचेस बने हुए हैं। पहली बार जब किसी को वो पिक्चर दिखाई जाती है तो दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, समझ ही नहीं आता कि वो क्या है। राइट, मेरे साथ भी होता है ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखकर। दिमाग बस कुछ फॉर्मलेस शेप्स और काला रंग देखता है। इस बायोलॉजिकल स्टेट को एक्सपीरियंशियल ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक्सपीरियंशियल ब्लाइंडनेस, क्योंकि ब्रेन के पास उस रैंडम ड्राइंग को पहचानने के लिए कोई रेफरेंस या कोई पास्ट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? वो जस्ट लाइंस और डॉट्स हैं। एग्जैक्टली। दिमाग तो स्कल के अंदर एक डार्क बॉक्स में बंद है, उसके पास सिर्फ सिग्नल्स आते हैं। पर कहानी में मैजिक तब होता है जब उस इंसान को एक दूसरी बिल्कुल क्लियर फोटो दिखाई जाती है। अच्छा, कौन सी फोटो? मान लीजिए वो क्लियर फोटो एक मधुमक्खी यानी एक बी की है। जब दिमाग उस बी को देख लेता है और फिर उस इंसान को वापस उन पहले वाले काले धब्बों को देखने बोला जाता है, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उन धब्बों के बीच लाइंस और एजेस हेलुसिनेट करने लगता है। ओह वाओ! अब वो सिर्फ काले धब्बे नहीं लगते, दिमाग वहां एक बी की इमेज बना देता है। दिमाग उन धब्बों को एक मीनिंग, एक शेप दे देता है। न्यूरोसाइंस की लैंग्वेज में इस ट्रिक को सिम्युलेशन कहते हैं। सिम्युलेशन? हाँ, दिमाग अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रेजेंट सेंसेशंस और विजुअल्स को एक नया मीनिंग देता है। ओह, तो दिमाग ने बस अपनी मेमोरी को यूज करके एक नई रियलिटी हेलुसिनेट कर दी। बिल्कुल। जैसे अगर मैं अभी यहाँ बैठे बैठे सिर्फ एक लाल, रसीले और बिल्कुल मीठे सेब के बारे में सोचूं, तो इमीडिएटली मेरे मुंह में पानी आने लगता है। हाँ, एग्जैक्टली। दिमाग ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट या मेमोरी यूज करके मेरे फिजिकल बॉडी को सिग्नल भेज दिया और डाइजेशन के एंजाइम्स रिलीज करवा दिए। एक फिजिकल सिमुलेशन क्रिएट कर दिया बिना किसी असली सेब के। बिल्कुल सही पकड़ा। दिमाग यही तो करता है, वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट को समझने के लिए पास्ट को यूज कर रहा है। अच्छा, इस सिमुलेशन वाले कॉन्सेप्ट को एक अपनी देसी एनालॉजी से समझते हैं। जैसे जब बारिश का मौसम होता है और मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू आती है और तभी रसोई से चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बनने की आवाज आती है, अचानक से बॉडी के अंदर एक सुकून और एक्सट्रीम हैप्पीनेस का इमोशन अपने आप बन जाता है। सही बात है, मुंह में पानी आ गया। ये इमोशन पहले से वहां नहीं था, पर क्योंकि ब्रेन में पास्ट की बारिश, दोस्तों की बातें और उस खुशबू का कॉन्सेप्ट सेफ था, तो दिमाग ने पास्ट की मेमोरीज और प्रेजेंट की स्मेल को मिक्स करके एक बिल्कुल नया इमोशन कंस्ट्रक्ट कर दिया। हाँ, बिल्कुल। अगर कभी चाय पकौड़े खाए ही नहीं होंगे पास्ट में, तो शायद वो सुकून वाला इमोशन बनेगा ही नहीं। मतलब अब सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। हम लोग दुनिया के किसी थिएटर में पैसिव ऑडियंस की तरह नहीं बैठे हैं कि बस कुछ बाहर हुआ और हमने बॉडी में ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर दिया। राइट। हमारा ब्रेन अग्रेसिवली और कंटिन्यूअसली पास्ट एक्सपीरियंस और कॉन्सेप्ट्स को यूज करके प्रेजेंट सेंसरी इनपुट्स को मीनिंग दे रहा है। अगर किसी इंसान के दिमाग में सुकून या चाय पकौड़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो वो बस एक रैंडम नॉइज और स्मेल बन के रह जाएगा। दिमाग इमोशन बनाने में मेहनत करता है। वाओ, कॉन्टेक्स्ट इज लिटरली एवरीथिंग। सिचुएशन के बिना दिमाग कुछ नहीं समझ सकता। और कॉन्टेक्स्ट कितना ज्यादा जरूरी है दिमाग के लिए, इसको समझाने के लिए पेट दर्द यानी स्टमक एक का एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। ये सीधा इमोशंस पे आता है। ओके, सुनाओ। मान लीजिए किसी इंसान के पेट में अचानक हलचल होने लगी, एक अजीब सी सेंसेशन हुई। अगर वो इंसान रात को डिनर टेबल पे खाना आने का वेट कर रहा है और पेट में हलचल है,
तो उसका ब्रेन इस फिजिकल सेंसेशन को भूख या हंगर का नाम दे देता है। राइट, तो ऑब्वियसली लगता है कि खाना खा लेना चाहिए। लेकिन सिचुएशन बदलते हैं। अगर फ्लू और वायरल का मौसम चल रहा है, आसपास सब बीमार हैं, और वही एग्जैक्ट सेम पेट की हलचल हो, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उस सेंसेशन को नौशिया यानी बीमारी का इमोशन बना देता है। दिमाग सोचेगा कुछ गड़बड़ है। ओह ट्रू, सेंसेशन सेम थी। और अगर तीसरी सिचुएशन सोचें, मान लीजिए एक जज है जो एक भरे हुए कोर्टरूम में बैठा है और किसी बड़े डिफेंडेंट का मर्डर ट्रायल चल रहा है। डिफेंडेंट गवाही दे रहा है। तब वही सेम पेट की हलचल जज के दिमाग में एक गट फीलिंग या मिसट्रस्ट बन जाती है कि ये इंसान मेरे सामने झूठ बोल रहा है। माइंड ब्लोन। आई मीन वेट, बॉडी का फिजिकल सिग्नल बिल्कुल एकदम सेम था, बस पेट की हलचल। पर क्योंकि बाहर का कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन अलग था, दिमाग ने उसको एक बार हंगर, दूसरी बार नॉजिया और तीसरी बार एक मॉरल गट फीलिंग बना दिया। हाँ, सेंसेशन एकदम सेम है, लेकिन दिमाग ने कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी कंस्ट्रक्ट कर दी। कंप्लीटली अलग इमोशंस, कंप्लीटली अलग रिएक्शंस। क्रेजी। इस पूरे माइंड बेंडिंग प्रोसेस को सम अप करने के लिए हम एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल ले सकते हैं, बेकिंग का एग्जाम्पल। जैसे जब हम घर में ब्रेड यानी कोई आम रोटी या बन बेक करते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? आटा, नमक, पानी और यीस्ट। ये सब अलग अलग बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जब इन सबको मिलाकर ओवन में बेक करके ब्रेड बाहर निकलती है, तब क्या कोई इंसान उस ब्रेड में से थोड़ा सा नमक खाकर कह सकता है कि हाँ, यही एग्जैक्ट चीज ब्रेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमक तो सिर्फ नमक है, उसका अपना एक अलग टेस्ट है। ब्रेड का मजा नमक थोड़ी दे सकता है। और क्या, ब्रेड को खाते वक्त उसमें से पानी या यीस्ट का टेस्ट अलग निकालकर महसूस किया जा सकता है? नहीं, वो सब आपस में केमिकली मिलकर, बेक होकर एक टोटली नई चीज बन चुके हैं। एक नई एंटिटी क्रिएट हो गई है जिसका अपना एक अलग फॉर्म है। एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमारे इमोशंस भी ऐसे ही बनते हैं। वो दिमाग में किसी एक फिक्स्ड ड्रॉर में या स्विच बोर्ड पर नहीं रखे होते। दिमाग के अलग अलग कोर नेटवर्क्स, जैसे बॉडी की प्रेजेंट फिजिकल फीलिंग, पास्ट की मेमोरी का डेटाबेस और आसपास का प्रेजेंट माहौल, ये सब आपके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये आपस में कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन के हिसाब से एक फ्रेश नया इमोशन बेक होकर निकलता है। इमोशन कोई एक सिंगल इंग्रेडिएंट या हार्डवायर्ड स्विच नहीं है। वो दिमाग की पूरी रेसिपी का एक कॉम्प्लेक्स फाइनल प्रोडक्ट है। वाओ, जस्ट वाओ। अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये एक बहुत ही लिबरेटिंग और आजाद करने वाली फीलिंग है। लिबरेटिंग कैसे? क्योंकि पहले लगता था कि इमोशंस तो बस बाहर से हम पर हमला करते हैं, अचानक से आ जाते हैं और उन पर हमारा कोई कंट्रोल, कोई जोर नहीं होता, हम उनके शिकार बन जाते हैं। पर इस बुक को पढ़ने के बाद अब लग रहा है कि हमारी बॉडी और दिमाग तो कॉन्स्टेंटली एक कंस्ट्रक्शन साइट बने हुए हैं। एकदम सच बात है। इनफैक्ट इस डीप डाइव के दौरान मैं बस यही सोच रही थी और मैंने डिसाइड किया है कि कल सुबह से मैं अपनी लाइफ में एक मेजर पर्सनल चेंज लाने वाली हूँ। ओह, कैसा चेंज? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कल से जब भी मुझे अचानक बहुत तेज गुस्सा आएगा ना, या किसी छोटी सी बात पे एक्सट्रीम इरिटेशन फील होगी, तो मैं रिएक्ट करने से पहले बस 2 मिनट रुकूंगी और खुद से एक सवाल पूछूंगी। क्या सवाल? कि क्या सच में पूरी दुनिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, या फिर सच्चाई बस इतनी है कि मेरा पेट खाली है, मुझे भूख लग रही है, थोड़ी नींद आ रही है और मेरे दिमाग ने उन सिंपल फिजिकल सिग्नल्स को गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज करके गुस्से की एक बिल्कुल झूठी रेसिपी बना दी है। क्या मैं भूखी हूँ या सच में गुस्से में हूँ? हाँ, मतलब बिना किसी डाउट के यही तो इस पूरी किताब का सबसे बड़ा, सबसे प्रोफाउंड और पावरफुल टेक अवे है। हम लोग अपने इमोशंस के पैसिव रिसीवर नहीं हैं, हम उनके खुद आर्किटेक्ट हैं। राइट। अगर हमारा दिमाग हमारे इमोशंस को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, तो इसका सीधा सा और खूबसूरत मतलब ये है कि हम अपने आसपास की दुनिया को देखने का और उस पर रिएक्ट करने का नजरिया भी पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने फिजिकल हालात या पुरानी बुरी आदतों के गुलाम बिल्कुल नहीं हैं। हमारी कैपेसिटी लिमिट नहीं है। एब्सोल्युटली। हमारे इमोशंस बेक्ड होते हैं, ट्रिगर्ड नहीं। ये लाइन मैं याद रखने वाली हूँ। और मेरे ख्याल से यही वो नया और रेवोल्यूशनरी नजरिया है जो हर किसी को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर अपनाकर देखना चाहिए। बिल्कुल। तो अगली बार जब किसी को भी कोई अचानक ओवरवेलमिंग इमोशन फील हो, तो बस एक डीप ब्रेथ लेना और ये याद रखना कि दिमाग उसे अभी अभी बेक कर रहा है और शायद थोड़ी सी अवेयरनेस से उस रेसिपी को बदला भी जा सकता है। इस आज की पॉडकास्ट से विदा लेते हैं।